हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल जो कि रेलवे के द्वारा पिछले 10 सालों में जितने भी पूछा गया उसी सीरीज का आज मेरा 11वां लेक्चर है, 11वां सेट प्रैक्टिस है। आप इससे पहले मैंने 10 सेट प्रैक्टिस साइंस से संबंधित जितने भी पूछा गया रेलवे के द्वारा एसएससी के द्वारा पूछा गया वो सारे सवाल, चाहे आरआरबी एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सारे जगह पे जहाँ कहीं भी साइंस से संबंधित पूछा गया, विज्ञान से संबंधित पूछा गया सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 10 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। आज मेरा 11वां लेक्चर है, ठीक है। अंत तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ टोटल 170 वन लाइनर या एमसीक्यू जो भी बोलिए, 170 एमसीक्यू, और हर जगह देखिएगा कि कहीं ना कहीं आरआरबी या एलपी या ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। चलिए पहला सवाल, जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत ऑपेरिन का सिद्धांत दिया था वह किससे संबंधित है। बहुत ही कंटाप सवाल है, तो याद रखना जीवन की जो उत्पत्ति होती है वह ऑपेरिन के सिद्धांत के आधार पर रासायनिक विज्ञान के सिद्धांत पर संबंधित है। यही कहा गया था ऑपेरिन के सिद्धांत, ठीक है। किस पर आधारित था, तो याद रखना रासायनिक विकास यानी केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है, इसी से संबंधित था। आरआरबी एएलपी द्वारा पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर सवाल जानना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। तो यह रखना उसके विलोपन को रोकने के लिए रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन आवश्यक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रजनन। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि पहला यही कारण है कि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थी, इसीलिए आद्य जो वायुमंडल कम हो रही थी। बहुत ही शानदार सवाल है। अगला सवाल, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने का संभावना अधिक क्यों होती है। क्योंकि उसमें द्विवर्ण अणुओं का विभाजन होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। द्विवर्ण अणुओं का जीवधारियों की नई प्रजाति में विभाजन हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, यह क्या कहलाता है। तो याद रखना यह समजात अंग कहलाता है। शानदार सवाल था। तो याद रखना क्या कहलाता है, समजात अंग वे होते हैं जिसकी मतलब उसकी जो मौलिक संरचना है वह समान हो रही है, मतलब उसकी बनावट सेम है और परंतु उसके द्वारा किया गया कार्य अलग हो सकता है। कार्य अलग हो सकता है लेकिन बनावट सेम है, उसी को क्या बोलेंगे, समजात अंग, होमोजेनियस ऑर्गन्स कहा जाता है, ठीक है। आरआरबी एलपी में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल, एक अल्प विकसित अंग कौन सा है। तो यह अपेंडिक्स जो है ना अल्प विकसित है, यह शरीर में फालतू है, बड़ी आंत की जगह पर रहती है और यह जो है ना कोई काम का नहीं है। अपेंडिक्स इसी को कहा जाता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि विकसित हुए कहाँ से। तो यह रखना है हम जब सभी एक ही प्रजाति से इंगित करते हैं और ये जो है ना अफ्रीका से जो है संबंधित रखते हैं, अफ्रीका से हम लोग विकसित हुए हैं, ठीक है। आरआरबी एलपी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल शानदार, एकदम बहुत शानदार सवाल है। ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखा है। बहुत ही कंटाप सवाल है, 5 स्टार सवाल लगा लीजिए। तो जब मैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये किसी भी हाल में आप ट्रिक बना लीजिए, जैसा बना लीजिए, ये लेकिन ये जो सवाल एकदम रट लेना है, ठीक है, एकदम याद रखना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला सवाल, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी जीवाश्म की खोज किसने किया। तो याद रखना यह जो है होमो नेलेडी ने किया था। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, युग के दौरान डायनासोर फले फूले कब, मतलब किस युग के दौरान, किस युग, ये इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल है। मतलब कौन से युग में डायनासोर पाया जा रहा था। तो यार ना मेसोजोइक युग में, ठीक है। मेसोजोइक एरा यानी मेसोजोइक युग में डायनासोर फले फूले और इस जगह पे इस समय पाया जा रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है, क्यों।
तो यह जो है सीनोजोइक को कहा जाता है, नूतन जीवी सीनोजोइक। सीनोजोइक जो है इसी समय पर, सीनोजोइक यानी नूतन जीवी समय पर स्तनधारियों का महाकल्प का रूप कहा जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर अवधि के अंत में विलुप्त हो गया। तो याद रखना है यह कौन सी अवधि में विलुप्त हो गया था, यह भी शानदार सवाल है। तो याद रखना 65 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस जो है युग था, इस समय डायनासोर विलुप्त हो गया था, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो किसके कारण, तो यार म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के कारण हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यार जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने के लिए याद रखना है न्यूट्रिशन सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन कहा जाता है उसी को। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, टायरंट लिजार्ड किंग किसको कहा जाता है, तो याद रखना है टायरेनोसोरस रेक्स को कहा जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है, तो याद रखना बुद्धिमान आदमी। ठीक है, आरआरबी जेई एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल बहुत ही कंटप जो ये सारे सवाल आपको देख भी रहे होंगे कि ये सारे सवाल पूछा गया सवाल कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा, और समय बहुत कम है, दिसंबर जनवरी में रेलवे का एग्जाम होने वाली है। आप दिल थाम के बैठे रहिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारी कंटेंट यहाँ से मिलेगी, क्योंकि आपको इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि सवाल साइंस से कैसे बनते हैं, और सवाल इसी के अंदर ही बनेगा, क्योंकि और सवाल बनने के चांसेस है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइट्स कौन थे, तो यार ना क्रो-मैग्नन थे। अगला सवाल, मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है तो कहाँ से, तो यार ना अफ्रीकी मूल से लगाया जाता है, ग्रुप डी आरआरबी में पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है, तो यार ना प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उसकी विलुप्तता को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है, याद रखना है प्रजनन आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैविक विकास को परिभाषित किया जाता है तो कैसे, तो यार ना प्राकृतिक चयन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विकासवाद का सिद्धांत, बहुत बड़ा सवाल है ये सवाल। स्पीसीज जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था, और वही पुस्तक जो है उसी पुस्तक में जो है आपका विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसी के द्वारा, तो याद रखना है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, मतलब विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादित किसने किया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। बहुत बड़ा सवाल है ये, दोनों सवाल बहुत कंटप था, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में ये विकासवाद का सिद्धांत दिया था, तो अभी हम बताएं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, उसी का पुस्तक था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये भी सवाल शानदार था। अगला सवाल, 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केज सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन साइड दक्षिण अफ्रीका के दिनाल्ड चैम्बर में की गई थी। याद रखना है वह किस जीनस होमो की एक नई प्रजाति थी, याद रखना होमो नेलेडी का एक प्रजाति था, याद रखना है उसी के मतलब किया गया था। अगला सवाल आते हैं, टैकिक्लोसस के बीच एक संयोजक कड़ी कौन सी होती थी, याद रखना सरीसृप और स्तनधारी। सरीसृप यानी जो रेंगने वाला, और स्तनधारी जैसे हम लोग। ठीक है, ये दोनों जो है टैकिक्लोसस का एक संयोजक कड़ी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, यार म्यूटेशन। बहुत ही शानदार सवाल है ये, छोटा सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्परिवर्तन जो है वह जैव विविधता के आधारभूत स्रोत है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कितने लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है, यार ना क्रमागत उन्नति के कारण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल। ठीक है, किस एक अंग्रेजी प्राकृतिकवादी भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक है
जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखना चार्ल्स डार्विन, बहुत ही शानदार सवाल है। यह एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी थे, भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक भी दोनों थे और विकासवाद से संबंधित है। ठीक है, तो वही थे चार्ल्स डार्विन, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। अगला सवाल, अंडा देने वाले स्तनपायी कौन होते हैं? तो यार ना प्लेटिपस, बहुत ही शानदार सवाल है। प्लेटिपस जो है अंडा देने वाला स्तनपायी है। जैसे स्तनधारी हम ही लोग हैं, तो हम लोग में तो क्या होती है, डायरेक्ट इंसानों में बच्चा होती है, या बहुत सारे जानवर भी है उसमें भी बच्चा होती है। लेकिन एक बहुत भी एक याद रखना, प्लेटिपस जो है यह स्तनधारी है, स्तनपायी है, और यह जो है एक अंडा देने वाली है। ठीक है, डायरेक्ट बच्चा नहीं देते, अंडा देने वाली है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी पूछा गया। नेक्स्ट होता है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है? यह किसने सुझाव दिया था? मतलब किसने बताया था कि जीवन जो है सरल अकार्बनिक अणुओं से विकास हुआ है? याद रखना, यह हॉल्डन ने बताया है। बहुत ही शानदार सवाल। याद रखना, यह किसने कहा है? हॉल्डन के द्वारा कहा गया है कि जीवन एक सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का सवाल आते हैं, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखना ह्यूगो डे ब्रीज। ठीक है, ह्यूगो डे ब्रीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल है कि कौन से विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करते हैं? तो याद रखना जीवाश्म जो है ना, जीवाश्म जो हम लोग को अभी मिल रहा है वो एक प्रमाण बहुत शानदार बता रहा है कि जो मतलब जीवों में है विकास हुआ है। ठीक है, यही विकासवाद का सिद्धांत का एक प्रमाण है, जीवाश्म, फॉसिल्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, शानदार सवाल था। अगला सवाल, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन से मिश्रण शामिल थे? तो यह रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया। ये सारे जो है ना, ये सारे जो है यह पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये सारे गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, समरूप अंग कौन है? तो यार लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल, ये दोनों समरूप अंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे हैं उसे समरूप अंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, कार्ल लिनियस को जाना जाता है तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ग्रुप डी और आरआरबी जेई में पूछा गया है। ठीक है, सवाल ऐसे पूछ देगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो यह रखना है फादर ऑफ टैक्सो यानी टैक्सी हमको लेना है, टैक्सी लेना है, लेना मतलब लिनियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द्विपद्धति नामकरण पद्धति की स्थापना किसने दिया था? तो यार द्विनाम पद्धति जो है वह कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल है कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हैं? तो यह प्लांटी जगत में रखेंगे। इसी सेट प्रैक्टिस में हम लोग जो प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया, वो सारे के बारे में जितने भी पूछा गया सवाल है वो सारे देखेंगे इसी सेट प्रैक्टिस में। इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा और मेहनत अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये बहुत शानदार सवाल है। तो सबसे पहले कौन आता है? तो यार जगत आता है, फिर संघ आता है, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। ये जो है अवरोही क्रम में सजाया गया है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, आरआरबी एसएसई में पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक या सुकेंद्रिकी और प्रकाश संश्लेषण में आता है? तो उसे प्रोटिस्टा जगत में रखेंगे। ठीक है, एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक या सुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, उसे प्रोटिस्टा जगत में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक
नहीं पाया गया। मतलब व्हिटेकर के अनुसार कौन से समूह में विकसित नाभिक नहीं पाया गया? तो याद रखना मोनेरा में विकसित नाभिक नहीं पाया गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो व्हिटेकर ने। बहुत ही शानदार सवाल ये पूछा जाता है। 5 वर्गों में जो वर्गीकृत किया गया था, बांटा गया था, वह व्हिटेकर के द्वारा बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो याद रखना कौन से जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है? तो याद रखना मोनेरा में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित रहती है। ये शानदार सवाल था। अगला सवाल, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? अच्छा, बांटा गया था किस आधार पर? तो याद रखना वह जो बांटा गया था 5 जो जगत प्रणाली थी वह बांटा गया था पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है? तो याद रखना प्राणी जो वर्गीकरण है सबसे पहले आते हैं संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर प्रजाति। ठीक है, ये जो है प्राणी वर्ग के पदानुक्रम का एक सिनेरियो है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या थी? तो याद रखना है जाति। ठीक है, स्पीसीज थी। अगला सवाल, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को समूह के अंतर्गत रखा गया। जो कोशिका भित्ति मतलब जिसमें नहीं था उस सारे बहुकोशिकीय प्राणियों के समूह के एनिमिलिया समूह में रखा गया था। शानदार सवाल था। तो याद रखना किसमें? एनिमिलिया समूह में रखा गया था। अगला सवाल, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को जगत में कितने वर्गों में बांटा था? अच्छा, व्हिटेकर ने 5 जगत में बांटा था, लेकिन कैवेलियर स्मिथ ने 6 जगत में बांटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वालों जीवों की संख्या सर्वाधिक पाया गया? तो याद रखना जगत। ये जो है इस समूह में सबसे ज्यादा जीवों की संख्या पाई गई है, समान लक्षण वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, समान लक्षण वाले सबसे ज्यादा जीवों की संख्या जगत में पाई गई। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, सिस्टेमा नेचुरी, बहुत ही कंटाप सवाल। सिस्टेमा जो नेचुरी किताब है यह किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है सिस्टेमा नेचुरी। अगला सवाल, मोनेरा समूह में कौन आता है? तो याद रखना जीवाणु मोनेरा समूह में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगला सवाल आते हैं कि जीव अंडज कौन होते हैं? तो याद रखना मेढक जो है वह जीव अंडज होते हैं। अगला सवाल, कैलामाइडोमोनस किंगडम वर्ग किससे संबंधित है? यार किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला हम लोग टॉपिक आएंगे, सबसे पहले हम लोग आएंगे प्रोटोजोआ से संबंधित सवाल पढ़ेंगे, और प्रोटोजोआ से संबंधित जितने भी एमसीक्यू सवाल बनेंगे वो सारे सवाल देखेंगे, और जितना भी पूछा गया है वो सारे देखेंगे। उसके बाद अगला जितने भी जगह थे सारे बारी बारी से खत्म करना है। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बने रखिएगा, क्योंकि स्थिर पानी ही पत्थर काटती है। चलिए अगला सवाल, अमीबियासिस के कारण क्या होती है? तो याद रखना अमीबियासिस के कारण जो है पेचिस हो जाता है। ठीक है, पेचिस तो सबको पता होगा कौन सी बीमारी है। तो याद रखना यह जो है अमीबियासिस के कारण होती है, इसके कारण होती है, और यह एक प्रोटोजोआ है। अगला सवाल, बहुविखंडन के द्वारा किसके साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? याद रखना प्लाज्मोडियम के साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगला सवाल है कि जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो यार ना प्लाज्मोडियम। अगला सवाल, द्विखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो यार ना अमीबा करता है। अगला सवाल, एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यार ना द्विखंडन कहा जाता है। ठीक है, द्विखंडन कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, स्लीपर जंतु सामान्य नाम क्या है? तो यार ना पैरामीशियम। स्लीपर जंतु सामान्य नाम पैरामीशियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला टॉपिक, पॉरीफेरा से संबंधित सवाल जानेंगे। दूसरा है पॉरीफेरा, कौन से प्राणी अगतिशील है, मतलब गति नहीं करता है? तो यार ना पॉरीफेरा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, गतिहीन है। ठीक है, पॉरीफेरा। अगला सवाल, अचल होते हैं यानी गति नहीं करता है, और ठोस और आश्रय यानी एक जगह रहता है और ठोस रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो यार ना साइकोन कहा जाता है। अगला सवाल, ठीक है, पॉरीफेरा संगत के अंतर्गत आता है साइकोन। कौन मतलब क्या है जो श्वसनी, उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? तो यार ना स्पंज होते हैं। अगला सवाल, जीव विज्ञान में स्पंज कौन है? तो यार ना एक पशु जो है एक जीव विज्ञान में स्पंज आते हैं।
अगला सवाल आते हैं, कौन से प्राणी जो है संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असीमित होते हैं, असममिति होती है, तो यार ना वह पॉरीफेरा होते हैं। ठीक है, चलिए पॉरीफेरा खत्म। अब सिलेंडरेटा से संबंधित आते हैं सवाल। शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है, वह कौन होता है, तो यार ना हाइड्रा। हाइड्रा जो है शरीर कोशिकाओं के 2 परतों से बना है। अगला सवाल, किसमें जो है मुकुलन का प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। देख रहे ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, एसएससी, जेई हर जगह पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि हाइड्रा में मुकुलन का प्रजनन होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में। अगला सवाल आते हैं, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लानेरिया किसमें उत्पन्न होते हैं, तैयार रखना है पुनर्जनन में होते हैं। अगला सवाल, कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा है, तैयार रखना हाइड्रा। हाइड्रा जो है कलिका द्वारा नया विकसित जीव है। अगला सवाल, जेलीफिश संघ का कौन सा उदाहरण है, तैयार रखना संघ निडेरिया। संघ निडेरिया जो है वह जेलीफिश संघ का एक उदाहरण है। अगला सवाल आते हैं, जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यरत करता है, वो कौन है, तो यार ना हाइड्रा। अगला सवाल, सी एनिमल्स प्रजाति के अंतर्गत कौन आते हैं, तो यार ना निडेरिया। निडेरिया जो है सी एनिमल्स प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगला सवाल आते हैं, जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स कौन होते हैं, तो यार ना जेली मछली। पीछे चलने वाले जेली मछली, जेलीफिश वो पीछे भी चलने लगना है। ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक आते हैं प्लेटी हेल्थमिजनीज। ठीक है, अगला सवाल, जानवरों के फाइलम और फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है किसे, तो यार ना प्लेटी हेल्थमिजनीज को कहा जाता है जानवरों का फाइलम। अगला सवाल, जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण। ये सारे सवाल जो है बेसिक सवाल है, आप ऐसे सोचिएगा नहीं कि ये सारे सवाल कहीं ना कहीं मतलब गलत, ये नहीं सोचना है कि ये सारे सवाल मतलब उटपटांग लग रहा है, ऐसे नहीं। हर जगह पूछा गया है ग्रुप डी, चाहे रेलबी या एलपी, एनटीपीसी, जेई में हर जगह पूछा गया सवाल है। और ये सारे सवाल बेसिक सवाल है, 9, 10, 11, 12 का भी एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। तो जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु कौन सा है, तो यार ना प्लेनेरिया। अगला सवाल, अंतः परजीवी कौन सा उदाहरण है, तो यार ना फीता कृमि। फीता कृमि जो है ना एक अंतः परजीवी उदाहरण है। चलिए अगला एक टॉपिक है एल्केहेमेंथिस। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है, तो यार ना राउंड वर्म। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है। अच्छा, एनिलिडा, इससे हम लोग जानते हैं। लाल कृमियों में किसके नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है, तो यार ना उसे पस्कास कहा जाता है, पकवास कहा जाता है। ठीक है, उसे गिजार्ड कहा जाता है, इंग्लिश याद रखना है। लाल कृमि में गिजार्ड नामक एक संरचना होती है जो भोजन पीसने में सहायक होती है, गिजार्ड। ठीक है, भोजन पीसने में सहायक होते हैं। अगला सवाल, दूसरों की तुलना में बहुत धीरे गुणन होते हैं, तो यार ना वर्म जो होते हैं बहुत धीरे धीरे गुणन होते हैं कृमि। ठीक है, अगला सवाल, केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं क्या होते हैं, तो यार ना पूर्वमुख होते हैं। ठीक है, प्रोस्टोमियम, केचुए के अग्रभाग में मुख और पूर्वमुख होते हैं। अगला सवाल, एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रखती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो यार ना प्रयानिक कहा जाता है। अगला सवाल, केचुए किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो एनिलिडा। केचुए जो है एनिलिडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगला सवाल आते हैं, त्वचीय श्वसन यानी कौन जो है अपना शरीर के त्वचा से सांस लेते हैं, तो यह रखना है अर्थवर्म, यानी केंचुआ जो है आपका त्वचा से संबंधित से श्वसन लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्थ्रोपोडा। जीवित का समूह सबसे बड़ा जो समूह है वही है आर्थ्रोपोडा। चलिए नेक्स्ट हम सवाल आते हैं, समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर जो है, पैर से कौन होते हैं, यानी पशुओं से अगर पैर से संबंधित किसी को अलग किया गया है तो वह आर्थ्रोपोडा है। ये जगत सबसे बड़ा जगत है पूरे पृथ्वी का। अगला सवाल, कीटों की स्थित श्वसन अंग कौन सा है, तो श्वास नली होते हैं इसके आर्थ्रोपोडा के। अगला सवाल, जंतुओं के सबसे बड़ा समूह, यही पूछ दिया। ठीक है, आर्थ्रोपोडा देख रहे कहाँ कहाँ पूछा गया, हर जगह पूछा गया। जंतुओं की सबसे बड़ा समूह कौन होता है, तो याद रखना है आर्थ्रोपोडा जो है यह समूह सबसे बड़ा होती है। अगला सवाल, तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो यार ना मल्पीगियन ट्यूबल्स जो है तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग होता है। अगला सवाल,
खुला नाड़ी संबंधित तंत्र कौन होता है? तो याना कॉकरोच। एक तितली के कायापलट में तीसरा चरण कौन है? तो याना प्यूपा। प्यूपा जो है तितली के कायापलट में तीसरा चरण है। अगला सवाल, टिड्डा के कान स्थित होते हैं तो पेट में। टिड्डा के कान पेट में स्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, मतलब कौन से प्राणी के अंतर्गत? यानी एराकिनिड्स। एराकिनिड्स के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, मकड़ियों की कितनी जोड़ी आंखें होती है? यानी 4। मकड़ी प्रजाति के अंतर्गत आता है यानी ऑर्थोपोडा। केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आता है, ये भी ऑर्थोपोडा में आता है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर कौन सा है? यानी ऑर्थोपोडा सबसे ज़्यादा यही है। झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ये ध्यान रखना है, ये भी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश कहाँ से करती थी? यानी श्वास रंध्र से। अगला सवाल, डैडी लॉन्ग लेग्स है एक उपनाम किसका? तो यानी सेलर मकड़ी का एक उपनाम है। अगला सवाल आते हैं मोलस्का। मोलस्का से संबंधित आते हैं। जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है यानी घोंघा। घोंघा जो है एक जीव है जो कि मोलस्का परिवार से संबंधित रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ऑक्टोपस प्रजाति के अंतर्गत कौन आता है? यानी मोलस्का। मोलस्का जो है ऑक्टोपस प्रजाति के अंतर्गत आता है। CHSL, MTS, JEE, SSC हर जगह पूछा गया है कि ऑक्टोपस जो है वह किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत ऑक्टोपस आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? तो याद रखना ऑक्टोपस का खून जो है नीले रंग का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑक्टोपस मोलस्का के अंतर्गत आता है और याद रखना इसका ब्लड जो है नीले कलर का होता है। अगला सवाल, ऑस्टर प्रजाति के अंतर्गत कौन आता है? यार मोलस्का। अगला सवाल, जानवर अपना लिंग बदल सकता है कौन? तो यार घोंघा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नया एकदम कुछ देखने को मिला है, नया सवाल एकदम बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से। अपना लिंग चेंज कर सकता है घोंघा। ठीक है, अगला सवाल, एक कर्णसीपी क्या है? यार एक भक्षणीय समुद्री घोंघा जो है वह कर्णसीपी होता है। अगला सवाल, जब एक कटल पीस को एक मोलस्का के रूप में वर्णित किया जाता है तब यह वर्गीकरण के किस स्तर में स्थित होती है? यानी संघ के स्तर में स्थित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा? तो यानी मोलस्का। सबसे बड़ा कौन सा था? तो यानी ऑर्थोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा था? तो यानी मोलस्का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। मोलस्का के मुंह में एक रेती जैसा तेज खाने वाला अंग होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना इसे रेडोला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक इकाइडोर्नमेटा। इकाइडोर्नोडमेटा। ठीक है, नोडरमेटा। चलिए इससे संबंधित सवाल देखते हैं। जंतुओं का समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव कौन से? तो याद रखना है जो है इकाइडोर्नमेटा, यह जो है विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाला जंतुओं का एक समुद्री जीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाली सुलचर्मी कौन सा? तो याद रखना है इकाइडोर्नमेटा, यह जो है समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाली एक प्राणी है। अगला सवाल, जल संवहनीय प्रणाली कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना समुद्री खीरा में। अगला सवाल आते हैं। सवाल है कि स्टारफिश किस समूह के अंतर्गत आता है? तो याद रखना स्टारफिश याद रखना इकाइडोर्नमेटा के अंतर्गत आता है। और बहुत ही घंटाप ये सवाल है, स्टारफिश इकाइडोर्नमेटा के अंतर्गत आता है। केवल समुद्र में पाए जाने वाले मछली कौन सा है? तो याद रखना है तारा मछली जो है वह समुद्र में पाए जाने वाला एक मछली है। अगला सवाल कॉर्डेटा से संबंधित सवाल देखते हैं। तो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जैसे वर्टिब्रेट, यह प्रजाति किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो है वह कॉर्डेटा प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगला सवाल एम्फीबिया। एम्फीबिया जो है वह 3 कक्षीय हृदय होते हैं कौन से? उभयचर। उभयचर जो एम्फीबिया जो है वह 3 कक्षीय वाले हृदय के होते हैं। अगला सवाल उभयचर में क्या होते हैं? यार बिना पंखों के ग्रंथि वाले त्वचा होते हैं। अगला सवाल किस वर्ग में प्राणियों की श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों से होती है? उभयचर। उभयचर सांस कहाँ से लेता है? तो यार गलफड़ा और फेफड़ा से। अगला सवाल आते हैं। प्रक्रिया द्वारा टैडपॉल एक वयस्क मेढक में विकसित होती है यार यह कायांतरण होती है। अगला सवाल आते हैं। सरीसृप रेंगने वाला। ठीक है, इससे संबंधित सवाल देखते हैं। वर्ग सरीसृप में क्या होते हैं? तो यार सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। अगला सवाल अधिकांश सरीसृपों में क्या होती है? तो यार 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला सवाल अंडे देने वाले प्राणी कौन से होते हैं? तो यार अंडज प्राणी जो है वह अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। अगला सवाल आते हैं।
बहुत ही शानदार सवाल यहाँ से देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो याद रखना अंडे देने वाले। अंडे देने वाले जो जानवर है वह अंडज प्रकार के जानवर को कहा जाता है उसके। अगला सवाल आते हैं, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो याद रखना हैचलिंग। हैचलिंग जो है मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है, एनटीपीसी द्वारा पूछा गया सवाल। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखना 4 और हम लोग में भी, जैसे इंसानों में भी 4 होते हैं, मछलियों में 2 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सोरिया लेसर टाइडी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छिपकली। छिपकली का वैज्ञानिक नाम सोरिया लेसर टाइडी होता है। एसएससी 10+2 CHSL 2017 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल, एलिपिडी नाजा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब एलिपिडी नाजा जो वैज्ञानिक नाम है वह कोबरा का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल, सर्वाधिक दीर्घायु किसकी है? तो यार कछुआ, बहुत ज़्यादा जिंदा रहता है कछुआ। अब हम लोग आते हैं एवीज यानी पक्षी वर्ग से संबंधित सवाल। एवीज में कौन शामिल होते हैं? तो यार पक्षी जो उड़ने वाले हैं जिसके पंख होते हैं। अगला सवाल, कॉपर स्मिथ बर्बेट क्या है? तो यार यह एक पक्षी का नाम है, नहीं सोचना है कि यह एक मेटल है। ठीक है, यानी यह कोई तत्व है, एलिमेंट है, वैसे नहीं सोचना है। कॉपर स्मिथ बॉर्बेट एक पक्षी का नाम है। अगला सवाल, पक्षी वर्ग में क्या होती है? तो यार पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है पक्षी वर्ग में। ठीक है, पंख होते हैं, ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। अगला सवाल आते हैं, पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड, सबसे छोटा बर्ड यही है। और याद रखना यह जो है ना पीछे की तरफ भी उड़ लेता है। ठीक है, अगला सवाल, पक्षी का अंडा सबसे छोटा था किसका? तो यार हमिंग बर्ड। हाँ, पूछ दिया। अगला सवाल, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा? तो यार बी हमिंग बर्ड होता है सबसे छोटा पक्षी। अगला सवाल आते हैं, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में क्या विशेष है? तो इसकी चोंच जो है इसकी शरीर से लंबा होता है, ये बहुत बड़ा विशेषता है। ठीक है, हमिंग बर्ड का। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? यार है स्पॉन्जस। स्पॉन्जस जो है वह रीढ़ की हड्डी वाला एक जीव है। पक्षियों में क्या होती है? तो पक्षियों में याद रखना 4 कक्षीय हृदय होते हैं, मतलब इसके जो हार्ट होते हैं उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे हम लोग वाला में। अगला सवाल, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो यार ना ये बहुत ही कंटाप सवाल है। पक्षी के जो एवीज होते हैं इसके जो खून होते हैं ना वो गर्म होते हैं, ये याद रखना, अच्छा सवाल ही है। अब आते हैं हम लोग स्तनधारी। स्तनधारी मेमलिया में आते हैं। मेमलिया, पहला सवाल, मार्सुपियस का उदाहरण कौन सा? तैयार ना कंगारू। कंगारू जो है मार्सुपियस का एक उदाहरण है। अगला सवाल, एक कुबड़ वाले ईंट को क्या कहा जाती है? तैयार ना ड्रोमेडरी। कुबड़ वाले ईंट यानी जैसे ऊँट के पीठ में ऐसे खड़ा रहता है ना, इसी को बोला जाता है कुबड़ वाला ऊँट। इसी को क्या कहते हैं? तो इसका नाम ड्रोमेडरी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहा जाता है? तैयार ना बार्क कहा जाता है। ठीक है, आरबी एनटीपीसी में पूछा गया। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो यार ना ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी होता है। अगला सवाल, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो यार ना पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, जिसे क्या कहा जाता है? तो यार ना उसे किलर व्हेल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? किलर व्हेल कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, लीमर क्या है? तो यार ना मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर का नाम है लीमर। बहुत ही कंटाप सवाल है। तो याद रखना है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर का नाम क्या है? तो याद रखना है लीमर उसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल है कि जरायुज क्या है? तो याद रखना जरायुज जो है धमनियों में जिंदा पैदा होती है। जरायुज एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं तो प्लेटिपस, अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, स्तनपायी स्तनधारी ये जो है वह ज़्यादातर क्या देते हैं? डायरेक्ट बच्चे जन्म देते हैं। लेकिन प्लेटिपस जो है वह एक अंडा देने वाली स्तनपायी होती है। ये सवाल पूछने की संभावना है। अगला सवाल, जीव अंडे देते हैं और प्रायः बच्चे पैदा नहीं करते हैं, कौन से? तो यार ना एकिडना। अगला सवाल आते हैं, स्तनपाइयों में क्या पाया जाता है? तो यार ना बालों के साथ ग्रंथि वाली जो त्वचा होती है स्तनपाई में। ठीक है, मेमलिया में। अगला सवाल, 4 कोष्ठीय हृदय किस युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी कौन से? तो यार ना स्तनधारी। अगला सवाल आते हैं, बहुत ही कमजोर विकसित बच्चे
कौन जन्म देते हैं? तो यार कंगारू। कंगारू जो है कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। अगला सवाल आते हैं, मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो यह रखना है, इसके बच्चे थैली में रखे जाते हैं। ठीक है, मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता यही है कि इसके अपने बच्चे जो है वह थैलियों में रखती है। अगला सवाल आते हैं, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? यार ना यह एक चमगादड़ है। लोमड़ी नहीं देखना है, लोमड़ी नाम है, उड़न लोमड़ी नाम दे दिया है। ठीक है, तो यह रखना है चमगादड़, उसका नाम दे दिया है। अगला सवाल आते हैं, पशु में छोटी आंत सबसे छोटी कौन सी होती है? यार ना शेर। शेर की जो है छोटी आंत सबसे छोटी होती है। बहुत ही घंटा सवाल, ये नया कुछ सीखने को मिला। अगला सवाल, जानवर प्रादध्वनि उत्पन्न कर सकता है कौन? सा यार रखना है पोर्पोइसिस। पोर्पोइसिस जानवर जो है प्रादध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अगला सवाल, हाथी, भालू तथा गेंडा जीवधारी है कौन सा? तैयार रखना है स्तनधारी। स्तनधारी जो है वह हाथी, भालू तथा गेंडा जीव स्तनधारी होते हैं। अगला सवाल आते हैं, ठीक है, कौन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमानी स्तनधारी होते हैं? तो यह डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कहलाता है। अगला सवाल आते हैं, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, विश्व के सबसे तेज जमीनी स्तर का जानवर कौन सा? तो यह चीता। सबसे तेज तो यही दौड़ता है। अगला सवाल आते हैं, कैनिस वल्पिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह लोमड़ी। लोमड़ी जो है, लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम कैनिस वल्पिस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कैनिस फैमिलियस जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है कुत्ता। मतलब कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियस कहा जाता है। अगला सवाल, पैंथेरा टिग्रिस जो है बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस को कहा जाता है। अगला सवाल, चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है रोडेंशिया म्यूरिडी। ठीक है, रोडेंशिया म्यूरिडी जो है चूहे का वैज्ञानिक नाम है। CHSL SSC में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा गिलहरी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह रखना है, सॉरी रासायनिक बोल रहे हैं, मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोडेंशिया स्कीयूरस वैज्ञानिक नाम है गिलहरी का। अगला सवाल, घोड़ा का एक्वस कैलेबस। ठीक है, अगला सवाल, जेब्रा का एक्वस बर्जेली। जेब्रा का रासायनिक नाम, सॉरी वैज्ञानिक नाम एक्वस बर्जेली जो है वह जेब्रा का वैज्ञानिक नाम होती है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह रहना है एसिनोनिक्स जुबेटस। चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक्वस एनिसस का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह रहना है, मतलब एक्वस एसिनस। एक्वस एसिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह गधा। गधा का वैज्ञानिक नाम एक्वस एसिनस होता है। अगला सवाल, फेलिस कैटस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस होती है। अगला सवाल, हाथी के संदर्भ में प्रोबेस्किस किसका क्या है? यार उसका सूंड का नाम है प्रोबोक्सिस। अगला सवाल आते हैं, ऑर्बेरियल एटेलिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? यार है मकड़ी बंदर। मतलब मकड़ी बंदर का वैज्ञानिक नाम ऑर्बेरियल एटेलिस होती है। अगला सवाल आते हैं, एक बाघ और बंदर के बीच क्या बात अलग है? तो यार उसके कर्म जो है वह अलग होती है। अगला हम लोग आते हैं, और अंतिम टॉपिक यही है, मत्स्य पीसीज से संबंधित। मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो याद है 2। ठीक है, 200 रुपये किलो होता है मछली, ऐसे याद रख सकते हैं, बराबर 200 ही रुपया किलो रहता है। अगला सवाल, जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित होते हैं? तो याद है डॉग फिश। डॉग फिश जो है जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है। अगला सवाल है कि हृदय में केवल 2 कच्छ होते हैं, किसके? तो याद रखना रोहू। रोहू के 2 कच्छ होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर तो मछली 2 ही कच्छ होते हैं। अगला सवाल, सबसे जहरीली मछली कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है पफ्फर मछली। पफ्फर मछली जो है वह सबसे जहरीली मछली होती है। मछली कौन सा है? याद रखना सॉल्मन। सॉल्मन एक मछली है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सारे जो है खत्म हो गया है। लगभग 170 MCQ सवाल हम लोग देख लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद खैर मकदम यहाँ तक बने रहने के लिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर हमारी मेहनत पसंद आएगा तो आया होगा मुझे उम्मीद है, तो प्लीज़ राइट कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर लीजिएगा। ये हमारी आपसे जोरदार विनती रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
अगर आपको ये सारे PDF में चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम विजिट कीजिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप विजिट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, वो सारे PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।